हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस ने वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है और मसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि पॉलिटिकल से लेकर लीगल गलियारों में एक सनसनी मची हुई है, जहां आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी टारगेट होती है। अब क्योंकि सवाल है दिल्ली इलेक्शंस का, तो आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड और टारगेटेड दोनों बनी है। अब क्या इन वजहों से उनके इलेक्शंस पर रिजल्ट पर एक फर्क पड़ेगा, हमें जल्द पता चलेगा। अब इस वीडियो में हम जिस न्यूज की बात करने वाले हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट में हुए एक लीगल ड्रामा से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर काफी चर्चा मची है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसमें उनके पॉलिटिकल रिकॉग्निशन को ही चैलेंज किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में यहाँ तक स्टेट किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का वायलेशन किया है। अब वो ऑर्डर क्या है और आम आदमी पार्टी ने ये वायलेशन किया है या नहीं, चलिए देखते हैं। अब जहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वायलेशन की बात हुई है, वहीं आपको बता दे कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ के मेयर और आम आदमी पार्टी के लीडर कुलदीप कुमार ने एक इंटरेस्टिंग प्ली फाइल की थी। उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि 30 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस सीक्रेट बैलेट के बजाय शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराया जाए, ताकि इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे। अब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से तो आपको याद आ गया होगा कि कैसे इस केस में इलेक्शन का मर्डर हुआ था, जैसा कि उस समय के फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, और जहां एक वायरल वीडियो में पाया गया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी ने वोट्स के साथ छेड़छाड़ की थी। ऐसा वापस से ना हो, इसलिए ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की हेडेड बेंच के सामने आई थी। अब जहां आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में माहौल इंटेंस करके रखा था, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का भी सीन सेट था। अश्विनी मुदगल, जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशल वर्कर है और पहले दिल्ली रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर ने सुप्रीम कोर्ट के एक काफी इम्पोर्टेंट ऑर्डर का वायलेशन किया है। ये जजमेंट कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पब्लिकली डिस्क्लोज करने चाहिए। लेकिन ट्विस्ट यही आता है, इस केस में पिटिशनर का मेन फोकस था आम आदमी पार्टी का, जो कि लिकर स्कैम में फंसी हुई दिखती है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स डिस्क्लोज ना करना सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट का वायलेशन है। अब आपको बता दें कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स सच एज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि इस केस हियरिंग में दिल्ली हाईकोर्ट का स्टांस बहुत ही क्लियर था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हुआ है तो आप कंटेम्प्ट पिटिशन भी उधर ही फाइल कीजिए, ना कि दिल्ली हाईकोर्ट में। जस्टिस गेदेला ने ओरली रिमार्क किया और स्टेट किया कि कैन इट बी अ 226 पिटिशन? नो, इट कांट बी। हाउ कैन दैट बी? यू हैव टू फाइल अ पिटिशन बिफोर द अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दैट। इन्होंने क्लियर किया कि कोर्ट इस मामले में कॉम्पिटेंट नहीं है और पिटिशनर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आती है बारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टैंड की इन दिस पर्टिकुलर केस। कोर्ट ने ईसीआई की काउंसिल से पूछा भी कि क्या उनके पास किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करने का अथॉरिटी है, जिसके जवाब में ईसीआई ने कहा कि नो। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करने की पावर देता हो। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने ये भी हाईलाइट किया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिविजुअल केसेस या नॉमिनेशंस के साथ रिलेटेड नहीं है। उन्होंने इस बात को रीइंफोर्स किया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आम आदमी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करना था, जो कि लॉ के प्रोविजंस के अंडर पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद पिटिशनर के काउंसिल ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को विड्रॉ कर लिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को डिसमिस किया, जिसके साथ ही उन्होंने लिबर्टी दी फॉर द पिटिशनर टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ दे विश टू। दोस्तों, ये केस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को हाईलाइट करता है कि किसी भी कंप्लेन को फाइल करने के लिए जुरिस्डिक्शन और प्रॉपर प्रोसीजर का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का डिसमिस होना सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, बल्कि एक मैसेज है कि जुडिशरी में शॉर्टकट्स नहीं चलते। साथ ही ये इलेक्शन कमीशन की लिमिटेड पावर्स को भी हाईलाइट करता है, जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लार्जर डिबेट को और ज्यादा फ्यूल दे सकता है। पर बात ऐसी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक ऐसा डेटा देखा था जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं जो डेमोक्रेसी के लायक भी हैं। डेटा में ये शो हुआ कि दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस में 3 बड़े पार्टीज में, जो कि आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 43% कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल चार्जेस है।
और अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तो सबसे ज्यादा आगे है, जहां 58.5% कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। कांग्रेस के 41.5% और बीजेपी के 28% कैंडिडेट्स भी इस दायरे में आते हैं। टोटल 699 कैंडिडेट्स में से 129 पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनमें से 89 यही तीन बड़े पार्टीज के हैं। आम आदमी पार्टी के तीन प्रोमिनेंट लीडर्स फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए हैं। पर ऐसा है कि सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस तक बात सीमित नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने के भी 439 केसेस रजिस्टर हुए हैं सिर्फ 7 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में। दिल्ली पुलिस ने इन वायलेशंस के लिए सख्त कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन दोनों केसेस के बारे में? क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।